हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण से पहले सभी लोगों को कुछ सामान्य जानकारी होना चाहिए, जैसे ग्रह कमजोर और मजबूत कैसे होते हैं। आप लोग इस चार्ट में देख रहे हैं कि बताया गया है ग्रहों के युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, कुमार अवस्था, बाल अवस्था एवं मृत अवस्था। तो मुख्य रूप से आपको इतना जानना है कि कोई भी ग्रह 15 अंश पे बिल्कुल प्रबल होते हैं, जब वह नीचे आते हैं, और 6 के नीचे जब चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। उसी प्रकार जब वह ऊपर भी जाते हैं तो 24 के ऊपर जाने के बाद भी बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। चंद्रमा को अंश बल के अलावा पक्ष बल भी देखा जाता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा को कमज़ोर माना जाता है, एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी से और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा को प्रबल माना जाता है। तीसरी बात कि कोई भी ग्रह यदि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में चले जाते हैं तो उन्हें कमजोर माना जाता है एवं वह अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक ग्रहों की दृष्टि होती है, उसके विषय में भी आपको जानना चाहिए। सूर्य जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से 7वें भाव में पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। चंद्रमा जहाँ विराजमान होते हैं वह भी वहाँ से 7वें भाव में पूर्ण दृष्टि देखते हैं। मंगल जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से 4थे और 7वें और 8वें भाव में पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। बुध जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से 7वें भाव पे पूर्ण दृष्टि देखते हैं। गुरु जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव पे पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शुक्र जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से 3रे, 7वें और 10वें भाव पे पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। राहु जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। इसी प्रकार केतु जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि कौन से ग्रह कहाँ कहाँ दृष्टि डालते हैं, क्योंकि ग्रहों की दृष्टि का बहुत ज़्यादा महत्व एवं प्रभाव होता है। कोई भी ग्रह यदि शुभ ग्रह पे दृष्टि डालते हैं तो अच्छा फल प्राप्त होता है, और यदि कोई ग्रह अपने शत्रु ग्रह पे दृष्टि डालते हैं तो वहाँ परेशानी के योग बनते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को फलादेश समझने में आसानी होगी। यहाँ हम ग्रहों की दशाओं के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन को 120 वर्ष मानकर और उसे 9 भागों में विभाजित कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, बुध 17 वर्ष, केतु 7 वर्ष और शुक्र 20 वर्ष, इस प्रकार सभी ग्रहों की महादशाएं चलती हैं। तो ये जो बड़ा जो समय चलता है, जैसे बुध 17 वर्ष के लिए आएगा, इसे महादशा बोलेंगे। केतु 7 वर्ष के लिए आएगा, इसे हम महादशा कहते हैं। अब इन महादशाओं में भी 9 ग्रहों को बांट दिया जाता है, जिसे कि हम अंतरदशा कहते हैं। अच्छा, और एक बात, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में बुध 17 वर्ष की ही महादशा आएगी, केतु 7 वर्ष की ही महादशा प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में आएगी। हमारा जन्म जिस महादशा में जन्म होगा वहाँ से प्रारंभ होगी। जैसे इनका बुध की महादशा में जन्म हुआ तो बुध पहले वाले लाइन में है। यदि किसी की केतु की महादशा में जन्म होगी तो केतु का लाइन सबसे पहले रहेगा। तो इस प्रकार आपने यहाँ यह देखा कि 9 ग्रहों की महादशाएं होती हैं, जैसे बुध 17, केतु 7, शुक्र 20 इत्यादि। और अब इनमें जो 9 ग्रह विभाजित हो जाते हैं उसे हम अंतरदशा कहते हैं। अब यहाँ आप देखें, जैसे कि हमने देखा कि बुध की 17 वर्ष की महादशा है, केतु की 7 वर्ष की महादशा है। अब इनमें 9 ग्रह को डिवाइड कर दिया गया, इसे हम अंतरदशा कहते हैं। जैसे कि हम बुध में 1985 से हम देखते हैं, जैसे 21/7/1985 से और 27/5/1986 तक बुध में सूर्य की अंतरदशा आएगी। उसके बाद मई 1986 से अक्टूबर 1987 तक बुध में चंद्र की अंतरदशा आएगी, तो इसे हम अंतरदशा कहते हैं। अब जैसे बुध में शुक्र, बुध में सूर्य की अंतरदशा आती है, अब इनमें भी 9 ग्रह
को बांट दिया जाता है छोटे छोटे समय को निकालने के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बुध में शुक्र की अंतर्दशा थी, बुध में सूर्य की अंतर्दशा थी। अब इसमें यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ बुध में सूर्य को। तो बुध में सूर्य की अंतर्दशा 1985 से 1986 तक है। अब इसमें भी 9 ग्रह को बांट दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बुध में सूर्य की तो अंतर्दशा थी और बुध में सूर्य और सूर्य में फिर सूर्य की प्रत्यंतर दशा। फिर 1985 से अगस्त 1985 से 5 अगस्त 1985 से 31 अगस्त 1985 तक चंद्र की प्रत्यंतर दशा हो गई। इस प्रकार इन छोटे छोटे भाग को हम प्रत्यंतर दशा कहते हैं। जैसा कि आप बुध में देख सकते हैं कि 21/5/1985 से और 21/7/1985 तक केतु की प्रत्यंतर दशा थी। तो इस प्रकार हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा देख सकते हैं। अब इसमें हमें क्या देखना है मुख्य उपाय करने के लिए। जैसे आपको पता चला कि बुध में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, तो हम सूर्य का और बुध का फलादेश देखेंगे। जो कुंडली में फलादेश लिखा रहता है कि हमारे लिए सूर्य अच्छा है या बुरा है या परेशानी कर रहे हैं। यदि आपको पता चला कि सूर्य हमें जीवन में परेशानी करने वाले हैं, तो जब जैसे ही सूर्य की अंतर्दशा प्रारंभ होगी तो हम उसमें उससे संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय करेंगे। और यहाँ जो प्रत्यंतर दशा बताई गई है, इसके विषय में भी हम वहाँ पर फलादेश में देख सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में 18/9/1985 से और 4/11/1985 तक राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, और किसी व्यक्ति को इसी बीच में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदना है। कब? सितंबर 1985 से और नवंबर 1985 में। तो हम क्या करेंगे, राहु के फलादेश को देखने जाएंगे कि इस समय जो राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है वह क्या कर रहा है। यदि वहाँ पता चला आपको कि राहु जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में परेशानी करता है, तो हम इस पीरियड में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का काम प्रारंभ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कैसे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का प्रयोग किया जाता है। एक और उदाहरण आपको मैं समझाता हूँ। जैसे 1985 से 1985 का जो राहु का प्रत्यंतर दशा चल रहा है, और यदि आपको इस समय राहु के फलादेश में यदि ऐसा लिखा है कि आपके रोजगार से संबंधित परेशानी होती है, तो इस पीरियड में आप जहाँ भी जॉब करते हैं वहाँ पे आपको सावधान रहना चाहिए। चाहे उस मालिक के बॉस से या आपके साथ काम करने वाले लोगों से कोई विवाद ना हो, ऐसा आपको बचना चाहिए। तो इस प्रकार हम ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का प्रयोग करके अपने जीवन में परेशानी से बच सकते हैं या सही समय का चुनाव करके सही कार्य कर सकते हैं।